सी में कॉर्निया में केराटोमेलिशिया मिलता है। केराटोमेलिशिया क्या होता है कि स्टेराइल कॉर्नियल मेल्टिंग हो जाती है, बिल्कुल मेल्ट हो जाती है कॉर्निया लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से, तो वो आगे जाके परफोरेशन करवा सकती है कॉर्निया की, इसको हम केराटोमेलिशिया कहेंगे। रेटाइना में हमें क्या चेंजेस मिलेंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी में कि जो रेटाइना है वहाँ पे येलो वाइट डॉट्स हमें मिलेंगे पेरिफेरल फंडस पे। इलेक्ट्रो रेटाइनोग्राम एम्पलीट्यूड जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जो कि लाइट कॉज करवा रही है हमारे रेटाइनल सेल्स के अंदर, तो वो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो परसीव नहीं हो पा रही सही से। अब WHO की ग्रेडिंग है ज़ीरोफ्थेल्मिया की, उन्होंने ग्रेड किया है इसको ज़ीरोफ्थेल्मिया N 1A 1B 2 3A 3B S F। अब N जो है उसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, 1A जो ग्रेड है उसमें कंजक्टाइवल जीरोसिस हमें यानी ड्राइनेस मिलती है, फिर 1B में बाइटोट स्पॉट्स बनते हैं, फिर ज़ीरोफ्थेल्मिया 2 जो है उस पर कॉर्निया की जीरोसिस हो जाएगी, कॉर्निया जो है मैंने बताया ना अल्सर बन जाएंगे, ड्राई हो जाएगी, लेकिन सिर्फ कॉर्निया की ड्राइनेस ज़ीरोफ्थेल्मिया 2 स्टेज पे होगी। देन ज़ीरोफ्थेल्मिया जो 3A स्टेज है वहाँ पे कॉर्निया पे अब अल्सर बन जाएंगे लेस देन 1/3 ऑफ द कॉर्निया पे, लेकिन अगर वो मोर देन 1/3 ऑफ द कॉर्निया पे अल्सर बने हैं तो वो ज़ीरोफ्थेल्मिया 3B हो जाएगा, 3A देन 3B। ज़ीरोफ्थेल्मिया S में S से स्कारिंग, F से फंडस पे ज़ीरोफ्थेल्मिक फंडस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने डायग्नोसिस कैसे करनी है विटामिन ए की डेफिशिएंसी को, हम क्लिनिकल फीचर्स से ब्रेकअप टाइम जो है ना, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, ये जब पेशेंट ब्लिंक करता है उस पर जो है ब्लिंक करने के बाद से लेके फर्स्ट जो ड्राई स्पॉट कॉर्निया पे अपीयर होगा वो टाइम नोट करेंगे, तो वो कम हो जाता है पेशेंट्स का। 10 to 15 होता है नॉर्मल, लेस देन 10 होगा तो मतलब कम हो गया है, इससे डायग्नोस करेंगे। विटामिन ए के सीरम लेवल हम चेक करेंगे और लो सीरम रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन हमें मिलेगी, इससे भी हम डायग्नोस करते हैं। ट्रीट कैसे करना है, हम आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे, टॉपिकली रेटिनोइक एसिड देंगे, और कॉर्नियल अल्सर्स को और परफोरेशंस को हमने ट्रीट करना है। सिस्टेमिकली हमने कैसे ट्रीट करना है, हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे विटामिन ए की, ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड मेथड यही है। मसल में यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सीवियर केसेस में दिया जाता है विटामिन ए का। प्रोटीन कैलोरिक सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब दूसरी हाइपोवाइटामिनोसिस के बाद आ जाता है टॉपिक हाइपर वाइटामिनोसिस ए, बहुत ज़्यादा विटामिन ए का इंटेक डाइट के अंदर टॉक्सिसिटी करवा देगा इसकी। अब इसमें जो फीचर होते हैं, एक तो BIH हो जाता है पेशेंट्स को, बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, यानी उनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, पेपिलोइडिमा, ये सब विटामिन ए बढ़ जाने की वजह से होता है। इसके अलावा याद रखिएगा विटामिन ए बढ़ जाने से पेशेंट की जो स्किन है वो येलो कलर की हो जाती है, स्किन भी और कंजक्टिवा, तो ऐसा लगेगा पेशेंट को जॉन्डिस हुई है। एंड देन स्केलेटल पेन की कंप्लेन, ठीक है, हड्डियों में दर्द। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब कंजक्टाइवल हेमरेज। तो ये क्या होता है, ये असल में ब्लीडिंग होती है जो कि कंजक्टाइवा के अंडरनीथ हो जाए, उसको हम सब कंजक्टाइवल हेमरेज कहेंगे, ठीक है। इस फिगर में भी शोन है सब कंजक्टाइवल हेमरेज। तो कंजक्टाइवा जो है हमारी, इसमें बहुत छोटी छोटी सी फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आसानी से रप्चर हो सकती हैं या टूट सकती हैं। जब ऐसा होगा तो ब्लड जो है वो हमारे स्पेस के अंदर लीक हो जाएगा, बिटवीन द कंजक्टाइवा एंड स्क्लेरा के दरमियान जो स्पेस है उसमें लीक होगा। तो क्यों हो रहा है ऐसा सब कंजक्टाइवल हेमरेज, कॉजेज़ में इडियोपैथिक से ज़्यादातर होता है, खुद ही स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, सर्जरी के बाद, स्पेशली याद रखिएगा कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद होता है, जब आई को ट्रॉमा हो या कोई हेड इंजरी हो जाए उसमें मिलता है, ब्लड क्लोटिंग के डिसऑर्डर्स में जैसे विटामिन के की डेफिशिएंसी में। इसके अलावा ब्लड थिनर्स अगर यूज़ कर रहा हो कोई वारफेरिन या एस्पिरिन तो उनको भी कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकती है। सीवियर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिनका बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा अगर वीनस प्रेशर हो जैसे कि स्ट्रेनिंग के दौरान वॉमिटिंग, कफिंग, तो वुपिंग कफ वगैरह में वीनस प्रेशर बढ़ जाता है तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकती है। इसके अलावा स्कर्वी भी यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। तो ये कॉजेज़ आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज में, पिक्चर को भी देखते जाए। ये बिनाइन कंडीशन है, वैसे तो एसिम्टोमेटिक होती है जब तक कि हमें पेशेंट जो है खुद ये नोट ना करे या कोई और उसके अंदर ये नोट ना कर ले, वैसे ये एसिम्टोमेटिक होता है। इसमें कोई भी विजन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, विजन पे कुछ भी नहीं इफेक्ट होगा। ये हमें ब्राइट रेड या डार्क रेड पैच नज़र आएगा वाइट स्क्लेरा के ऊपर, बिल्कुल इस तरह। डायग्नोस कैसे करना है, एक तो हम लोकल ओक्यूलर एग्जामिनेशन करेंगे टू रूल आउट द ओक्यूलर कॉज, देखिए आँख का कोई मसला तो नहीं है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हुई है। दूसरा, हमने ब्लड प्रेशर याद रखिएगा चेक करना होगा क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से भी हो रही है, कॉज है इसका।
तीसरा, हमने डायग्नोसिस में लैब इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी ताकि सिस्टेमिक कॉज पता चले कि ब्लड थिनर्स वगैरह यूज़ करा या ब्लड क्लॉटिंग का कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो लैब्स करनी होगी। ट्रीट कैसे करना है, हमने टिपिकली सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, खुद ही सही हो जाएगी, 1 से 2 हफ्तों में ये सही हो जाता है। तो आर्टिफिशियल टीयर्स हम दे सकते हैं 3 से 4 बार दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आपने याद रखना है, वैसे खुद ही सही हो जाता है, बस आर्टिफिशियल टीयर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, विच इज़ द कंजक्टाइवल ट्यूमर्स। अब हम कंजक्टाइवा के ट्यूमर्स को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो नॉन पिगमेंटेड कंजक्टाइवल ट्यूमर्स होते हैं, दूसरे पिगमेंटेड। नॉन पिगमेंटेड में कंजेनाइटल हैं, बिनाइन, प्री मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। कंजेनाइटल याद रखिएगा डर्मोइड्स और डर्मोलाइपोमा। बिनाइन में पेपिलोमा, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। प्री मैलिग्नेंट कंजक्टाइवा का ट्यूमर होता है बोवन इंट्रा एपिथेलियल एपिथेलियोमा, जिसको कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। इसके अलावा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब अगर बात करें हम पिगमेंटेड ट्यूमर्स की, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं, बिनाइन होता है निवाय या कंजेनाइटल मोल। इसके अलावा कंजक्टाइवा में कुछ प्री कैंसरस मेलानोसिस भी हो सकती है। प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस, जिनको हम मेलानोसाइटिक इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया कहेंगे, और मैलिग्नेंट भी होते हैं पिगमेंटेड ट्यूमर जिसमें मेलानोमा आ जाता है। तो सबसे पहला जो है डर्मोइड डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास कंजेनाइटल नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर है, ठीक है। तो डर्मोइड क्या होता है, ये कॉमन कंजेनाइटल ट्यूमर है, इस फिगर में भी देखें कंजेनाइटली होता है, ठीक है। अब लिम्बल जो डर्मोइड है ये कोरियोस्टोमा होता है, जो कि मास होता है कोलेजनस टिश्यू का, जिसमें डर्मल एलिमेंट्स भी होते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के साथ कवर हुआ होता है। ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है और ये स्मूथ येलोइश वाइट मास की तरह अपीयर होगा, जिसके ऊपर देखें बाल भी होंगे सरफेस पे, और ये फर्मली लिम्बस के साथ और कॉर्निया के साथ फर्मली फिक्स होता है, बिल्कुल चिपका होता है। ट्रीट कैसे करना है हमने इसको, जो स्मॉल डर्मोइड हैं उनकी सिंपल हम एक्सीजन कर देंगे, लार्ज वाली डर्मोइड को हम लेमिलर कैरेटोस्क्लेरोटोमी कर सकते हैं, लेमिलर कैरेटोस्क्लेरोटोमी। दूसरा कंजेनाइटल जो ट्यूमर होता है पिगमेंटेड, वो है डर्मोलाइपोमा, सॉरी नॉन पिगमेंटेड, ठीक है। डर्मोलाइपोमा ये भी डर्मोइड की तरह होता है, बस इसमें फैटी टिश्यू होगा, क्योंकि इसका नाम भी यही सजेस्ट कर रहा है। तो ये एडल्ट लाइफ में होता है, ये सॉफ्ट सा येलोइश सब कंजक्टाइवल मास होगा, जो कि आउटर कैंथस पे ज़्यादातर होता है, ठीक है, लेटरली। अब इसका सरफेस जो है ज़्यादातर कैरेटिनाइज होता है और उसमें बाल मिल भी सकते हैं। सर्जिकल एक्सीजन इसका ट्रीटमेंट होता है। देन आ जाते हैं पेपिलोमा पे। तो हमने कहा कि पेपिलोमा बिनाइन नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर है, ठीक है। तो ये बच्चों में और यंग एडल्ट्स में देखें इस तरह का हो जाता है। ये पेडंक्युलेटेड भी हो सकता है या सिसाइल भी हो सकता है। अब जो पेडंक्युलेटेड होगा, तो वो पेडंक्युलेटेड मतलब लटका हुआ स्टॉक की मदद से, तो हमें फ्लैशी एक्सोफाइटिक ग्रोथ नज़र आएगी फाइब्रोवास्कुलर कोर के साथ, ठीक है, उसमें फाइब्रोवास्कुलर कोर होगी। तो वो स्टॉक से, एक स्टॉक होता है ना, उससे यूँ इस तरह से अराइज करेगा स्टॉक से, और उसमें मल्टी लोब्यूलेटेड उसकी अपीयरेंस होगी और स्मूथ एपिथेलियम होगी उसमें, ठीक है। स्मूथ एपिथेलियम अंडरलाइंग द स्मॉल कॉर्क स्क्रू ब्लड वेसल, इसमें स्मॉल कॉर्क स्क्रू ब्लड वेसल्स होंगी, यानी टॉर्चुअस या बिल्कुल स्पाइरल शेप की जो है ब्लड वेसल्स, उनको हम कहते हैं कॉर्क स्क्रू ब्लड वेसल्स। जो सिसाइल वाला पेपिलोमा होगा वो ज़्यादा टिपिकली हमें एट या फिर नियर द लिम्बस यहाँ पे मिलता है। ये बिल्कुल एक फ्लैट बेस की तरह होगा सिसाइल वाला, उसका ग्लिस्टनिंग शाइनी सा सरफेस होगा, बहुत से उसमें रेड कलर के डॉट्स होंगे, और ये स्ट्रॉबेरी की तरह का हमें पेपिलोमा नज़र आएगा, ठीक है। ये सिसाइल ट्रीट कैसे करना है इनको, हमने, इसकी टेंडेंसी है कि ये मैलिग्नेंट चेंज इनमें हो सकता है, तो इनको जल्दी हमें जो है एक्सरसाइज करना होता है। तो एक तो सर्जिकली एक्सरसाइज करेंगे, दूसरा हम क्रायोथेरेपी की मदद से भी एक्सीजन कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसमें रिकरेंस का भी ऑप्शन होता है। रिकरेंस हो जाती है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसमें टॉपिकल माइटोमाइसिन सी दे सकते हैं, सब कंजक्टाइवल इंटरफेरोन ए दे सकते हैं, या फिर ओरल सिमेटिडीन देंगे पेशेंट को, जो कि इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग है, सिमेटिडीन ओरली, ठीक है। अगला है ट्यूमर पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। तो पेपिलोमा की तरह ये भी बिनाइन नॉन पिगमेंटेड हमारा ट्यूमर होता है, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा। देखिए ये टर्म जो पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है ये मिसनोमर है, क्योंकि ये लेजन ना ही पायोजेनिक है, ना ही इसमें पस है, ना ही ये ग्रेनुलोमेटस है, मिसनोमर है। ये असल में एक फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफेरेटिव रिस्पॉन्स होता है हमारी कंजक्टाइवा का किसी इंसल्ट के अगेंस्ट, यानी सर्जरी या ट्रॉमा के लिए जो रिस्पॉन्स शो करेगी ये, उसको कहते हैं।
तो ये टिपिकली जो हफ्तों के अंदर हो जाता है जब सर्जरी हो जाती है, जब हम टेरिजियम की सर्जरी करते हैं या स्ट्रेबिस्मस की या चलेजियन की, तो ये पिंक फ्लैशी कंजक्टाइवल मास बन जाता है, ठीक है, बिनाइन है। इसको हम टॉपिकली स्टेरॉइड्स दे के ट्रीट करेंगे, सक्सेसफुली ट्रीट हो जाता है। सर्जिकल एक्ससीजर उन केसेस में करेंगे जो रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो नहीं जा रहे होते। फिर अगला ट्यूमर है बोवेन्स इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। ये इसको हमने रखा था नॉन पिगमेंटेड प्री मेलिग्नेंट टाइप के अंदर, ठीक है, प्री मेलिग्नेंट होता है, तो इसको हम कार्सिनोमा इन सीटू भी कहते हैं। तो इसका रिस्क फैक्टर होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ अगर एक्सपोजर हो, देखिए इस तरह का होता है। देखिए बोवेन्स डिजीज़ में तो अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ अगर एक्सपोजर हो किसी को, या स्मोकिंग करता हो, या जीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो, या किसी को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो गया हो, तो उनको ये प्री रिस्क फैक्टर्स हैं कि उनको बोवेन्स इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया हो सकता है। तो क्लिनिकल जो इसमें फीचर्स हमें मिलते हैं वो याद रखिएगा कि ये लेट एडल्ट लाइफ में होता है। इसमें कंजक्टाइवल डिस्प्लेजिया हो जाता है, असल में ये होता ही कंजक्टाइवा का डिस्प्लेजिया है, और इंट्रा एपिथेलियल एपिथेलियोमा, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है इसमें इंटैक्ट रहती है बिल्कुल, और जो अंडरलाइंग सब्सटेंशिया प्रोप्रिया है वो भी स्पेयर्ड होता है, उसको भी कोई अफेक्ट नहीं होगा। सब्सटेंशिया प्रोप्रिया को, जो हमारी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जिसको हम जो स्ट्रोमा लेयर होती है उसी को कहते हैं सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, तो वो उसमें अफेक्ट नहीं होगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो भी इंटैक्ट रहती है। बस ये कंजक्टाइवल डिस्प्लेजिया और इंट्रा एपिथेलियल एपिथेलियोमा होता है, ठीक है, बोवेन इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। अब इसके अलावा ये टिपिकली हमें स्लाइट सा एलिवेटेड फ्लैशी मास नज़र आएगा टफन्ड ब्लड वेसल्स के साथ। देखिए ब्लड वेसल्स की टफ किस्म की हैं, तो ये ज़्यादातर ना याद रखिएगा लिम्बस पे होता है, लिम्बस वाली साइड पे, और फैलेगा ये कॉर्निया की तरफ और फॉर्निक्स की तरफ भी स्प्रेड करेगा। अब ट्रीट हमने इसको कैसे करना है, इसको हम क्रायोथेरेपी से और सर्जिकली एक्सरसाइज करेंगे। तकरीबन माइटोमाइसिन भी हम जो है पोस्ट ऑपरेटिवली इस पेशेंट्स में देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। अगला देखिए ट्यूमर ये आता है हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जो कि हमने मैलिग्नेंट नॉन पिगमेंटेड कंजक्टाइवल ट्यूमर में रखा है इसको, ठीक है। तो अब ये स्क्वामस सेल का जो रिस्क फैक्टर है वो बोवेन्स डिजीज़ की तरह ही है, यानी कि सेम ही है सारे। स्मोकिंग, यूवी लाइट एक्सपोजर, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वही सेम इसमें रिस्क फैक्टर होंगे। इसमें याद रखिएगा क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं कि ये ज़्यादातर ओल्डर लोगों को जो है अफेक्ट करता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। प्री एग्जिस्टिंग जो कार्सिनोमा इन सीटू है उससे भी ये आ सकता है, या डिनोवो भी ग्रो कर सकता है। तो ज़्यादातर ये लिम्बल और जो लिम्बस का और इसके अलावा बल्बर कंजक्टाइवा होता है वहाँ पे ये होता है इंटरपाल्पेब्रल फिशर के जोन में। तो ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है जो कि हमारी कॉर्निया को, स्क्लेरा को और इवन ग्लोब पूरे को जो है पेनिट्रेट कर सकता है। अब लेजन जो है एक फ्लैशी जेलेटिनस ल्यूकोप्लेकिक या फिर पेपिलोमेटस अपीयर हो सकती है इस तरह से लेजन, या फिर ये सुपरफिशियल या फीडर वेसल्स जो होती हैं ना इसमें वो भी हमें प्रोमिनेंट हो सकती हैं, या फिर ये इवन ए वास्कुलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए पेपिलोमेटस ग्रोथ दिखाई गई है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसको हमने सर्जिकली एक्सरसाइज करना होता है, एटलीस्ट 3 to 4 मिलीमीटर हमने नॉर्मल यानी अनइन्वॉल्व कंजक्टाइवा को अभी निकालना होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मैलिग्नेंट है। इसके साथ हमने एडजंक्टिव मेजर भी यूज़ करने होते हैं जो रिकरेंस को कम करेंगे, यानी हम क्रायोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी या टॉपिकल कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। ब्रैकीथेरेपी असल में इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है, ठीक है, इंटरनली हम जो है ना रेडिएशन देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंजक्टाइवल नेवस। अब आ गए ये पिगमेंटेड जो है ट्यूमर्स। तो कंजक्टाइवल नेवस जो है ये बिनाइन होता है, ठीक है। सारे जो कंजक्टाइवा के लीजन्स होती है ना, पिगमेंटेड कंजक्टाइवल लीजन, वो मेलानोसिस से ही अराइज करती हैं, ठीक है। अब ये कंजक्टाइवल जो नेवाए हैं ये बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे हमारी स्किन पे होते हैं, और इनको हमने उसी तरह कैटेगराइज किया है जंक्शनल, कंपाउंड या सब एपिथेलियल। जंक्शनल वाले नेवाए 50% से ज़्यादा कंजक्टाइवल लीजन्स में हमें मिलते हैं, ठीक है। सॉरी, कंजक्टाइवल जो लेजन्स, कंजक्टाइवल जो नेवाए हैं ना जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमें 50% ऑफ द कंजक्टाइवल लेजन में यही मिलते हैं। तो टिपिकली ये हमें फर्स्ट डिकेड ऑफ द लाइफ में नोट होता है पेशेंट में, यानी 10 साल की उम्र। क्लिनिकली ये हमें सॉलिटरी सा, स्लाइटली या मॉडरेटली एलिवेटेड पिगमेंटेड लेजन नज़र आएगी जो कि वेरिएबल साइज़ की होगी। तो इस फिगर में भी देखिए यहाँ पे हमारे पास शोन है ये कंजक्टाइवल नेवस, ये इंट्रा लेजनल सिस्टिक इसमें स्पेसेस बन गई हैं, और ये इसकी फीडिंग ब्लड वेसल्स हैं। तो इसके बारे में यही लिखा है कि स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे जब हम देखेंगे तो मोस्ट इस तरह के नेवाए हमें वेल सर्कमस्क्राइब नज़र आएंगे। इनमें इंट्रा लेजनल सिस्टिक स्पेसेस होंगी,
पिगमेंटेशन इसकी वेरिएबल होगी, यानी ब्राउन से लेके ब्लैक कलर का हो सकता है। ये लेजन जो है कंजक्टाइवल सरफेस से ऐसे उभरी हुई होगी, रेज्ड होगी, और इसमें ये फीडिंग वेसल्स भी हमें मिलेंगी। तो याद रखिएगा कंजक्टाइवल नेवस जो है वो इस स्क्लेरा के ऊपर मोबाइल होता है, मूव कर सकता है। अब जो रिस्क होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का वो लेस देन 1% है। इसका पोटेंशियल मैलिग्नेंसी का जो साइन है वो भी सस्पेक्टेड हो सकता है कि अगर हमें इसमें कलर का चेंज मिले या इसका साइज़ चेंज हो या इसमें पिगमेंटेशन चेंज हो, तो उसका मतलब है ये मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है। इसमें हमने सर्जिकली इसको कम्प्लीटली एक्साइज करना होता है, एक्सीजनल बायोप्सी करेंगे। ये ज़्यादातर हम कॉस्मेटिक रीजंस के लिए करते हैं, क्योंकि वैसे ही मैलिग्नेंसी में तो ये टर्न नहीं हो रहा, 1% है रिस्क। अगला है हमारे पास प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस जो कि है PAM। अब ये फिगर देखिए, इसमें दिखाया गया है प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस। तो ये ज़्यादातर एक ही आंख में होता है, फेयर स्किन वालों में होगा, मिडिल एज वालों में या बूढ़े लोगों में। तो ये बल्बर या फिर पाल्पेब्रल जो हमारी कंजक्टिवा है वहाँ पे डेवलप हो सकता है, किसी भी जगह पे। यहाँ पे कभी भी ये कंजेनाइटल नेवस से अराइज नहीं करेगा। ये असल में डिफ्यूज़ इंट्रा एपिथेलियल डिजीज़ है और यूजुअली नॉट वेल सर्कमस्क्राइब्ड। क्लिनिकली ये हमें फ्लैट किस्म के पैची गोल्डन येलो टू ब्राउन एरिया ऑफ पिगमेंटेशन नज़र आएंगे, जिस तरह फिगर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पैची किस्म के। तो इसके अलावा ये जो है कंडीशन प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस, इसको हम जिसमें अगर ए टाइपिया होगा तो ये आगे जाके मैलिग्नेंट मेलानोमा बन सकता है, जबकि प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस जिसमें ए टाइपिया नहीं है तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं है कि वो मैलिग्नेंसी की तरफ जाए। इसको भी हमने बस ट्रीट ऐसे करना है कि जो छोटी लेजन्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, एक्सीजनल बायोप्सी कर सकते हैं विद द फ्री मार्जिन ऑफ दी, यानी थोड़ा सा फ्री मार्जिन भी लेंगे 4 to 5 मिलीमीटर। जब लेजन बड़ी होगी या फिर अगर उसमें ए टाइपिया है तो हमने 4 to 5 मिलीमीटर का फ्री मार्जिन भी लेना है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम डबल फ्रीज थॉ क्रायोथेरेपी भी करते हैं टू एक्साइज द एक्सीजनल साइट जो होती है। यहाँ पे हम डबल फ्रीज थॉ क्रायोथेरेपी, ठीक है, डबल फ्रीजिंग टेम्परेचर अप्लाई करके इसको डैमेज करेंगे न्यूप्लास्टिक टिश्यू को। माइटोमाइसिन C हम ऑपरेशन के बाद देंगे। लास्ट ट्यूमर है मैलिग्नेंट मेलानोमा। तो फिगर देखिए, इसमें कंजक्टाइवल मेलानोमा दिखाया गया है। तो ये कंजक्टाइवल मेलानोमा रेयर होता है, तकरीबन 2% ओक्यूलर मैलिग्नेंसी में ये होता है, 60 to 70 ईयर ओल्ड वाले लोगों में होता है। कहाँ से आएगा ये, असल में जो हमने ये टॉपिक पढ़ा प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस, उसी में से ये कंजक्टाइवल मेलानोमा डेवलप हो जाएगा। ऐसा 75% केसेस में होता है। इसके अलावा 20% में ये डिनोवो होगा, सॉरी प्री एग्जिस्टिंग नीवस से आएगा। यहाँ पे जो हमने पढ़ा इससे 25%, ये वाला 75, देन नीवस से 20%, जबकि डिनोवो खुद ही डेवलप होगा 5% केसेस में। ये 6th डिकेड में यानी 60 साल की उम्र में ज़्यादातर प्रेजेंट करता है। क्लिनिकली ये हमें पिगमेंटेड या नॉन पिगमेंटेड मास नज़र आएगा, जो कि देखिए लिम्बस पे होगा या किसी भी पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा पे हो सकता है। तो फिर ये फैलेगा, स्प्रेड करेगा पूरे ग्लोब की तरफ, और ये रेयरली पेनिट्रेट करेगा ग्लोब को। मेटास्टेसिस की 20 to 30% ज़्यादातर जो मेन साइट्स है रीजनल लिम्फ नोड्स, लंग, ब्रेन और लिवर में होगी, ठीक है। अब इसको हमने डायग्नोस कैसे करना है, क्लिनिकल अपीयरेंस इसके देखेंगे। बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, याद रखिएगा बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी से, और सिस्टेमिक स्क्रीनिंग हम लिवर फंक्शन टेस्ट की, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, पेट CT स्कैन, इमेजिंग, ठीक है, क्योंकि इसकी मेटास्टेसिस भी हो रही है ना, तो ये टेस्ट हम करेंगे। और ट्रीट कैसे करना है हमने इसको, कंजक्टिवल मेलानोमा को हमने इसकी न्यूक्लिएशन करनी है। इसके अलावा एक्सेंटरेशन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ये मैलिग्नेंट है तो न्यूक्लिएशन का मतलब है हम पूरी की पूरी आँख, सारे उसके कंटेंट, आईबॉल, कॉर्निया शॉर्निया, हर चीज़ जो है निकाल देते हैं, उसको न्यूक्लिएशन कहते हैं, ठीक है। और ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेंटरेशन करेंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लिएशन और एक्सेंटरेशन के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। दोनों में ही आईबॉल के हम कंटेंट निकाल रहे हैं। न्यूक्लिएशन में क्या होता है, हम ऑर्बिटल कंटेंट निकालेंगे, साथ में कॉर्निया और स्क्लेरा भी निकाल देते हैं। लेकिन एक्सेंटरेशन में हम ऑर्बिटल का सारा सॉफ्ट टिश्यू कंटेंट निकाल देते हैं, तो उसको एक्सेंटरेशन कहेंगे, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।